नमस्ते बच्चों, आज एक बार फिर पुनः आप लोगों का इतिहास विषय के वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आप लोगों का इस वीडियो में अगला पाठ है। अगला पाठ जो है उसका नाम है उपयोजित इतिहास। बच्चों, जैसा कि हमने आप लोगों को बताया है कि इतिहास किसे कहते हैं। मैं उसमें बताया था कि इतिहास की जो परिभाषा थी कि जो भूतकाल में महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं उसका इतिहास हुआ करता है। घटनाएं रोजाना घटती हैं, तरह तरह की घटनाएं घटती हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण होती हैं और इतिहास के पन्ने पे लिखी जाती हैं वही इतिहास बनता है। तो बच्चों, कुल मिला के इस पाठ के अंतर्गत उपयोजित इतिहास नामक पाठ के अंतर्गत हम सभी लोग पहली जो हेडिंग है उपयोजित इतिहास किसे कहते हैं इसके बारे में जानेंगे। बच्चों ध्यान देना, जल्दी समझ में आएगा और हर एक पाठ से रिलेटेड होता है। इसके पहले वाले पाठ में आप लोगों ने भारतीय सभ्यताओं के बारे में सारी जानकारियां हमने बताया। इस पाठ में उसी से संबंधित है, ध्यान दीजिएगा, देखिएगा। इसमें बताया है उपयोजित इतिहास किसे कहते हैं। उपयोजित इतिहास संज्ञा के लिए लोगों, सामान्य जनों का इतिहास, यह वैकल्पिक शब्द प्रयोग प्रचलित है। बराबर। संग्रहालय प्राचीन स्थानों की सैर पर आने वाले पर्यटकों के रूप में लोगों का सहभाग महत्वपूर्ण होता है। पर्यटन के कारण लोगों में इतिहास के प्रति रुचि बढ़ने लगती है। समाज के मन में इतिहास का बोध निर्माण होता है। बच्चों, उपयोजित इतिहास संज्ञा के लिए लोगों को सामान्य जनों में इतिहास का वैकल्पिक शब्द का प्रयोग किया गया है। संग्रहालय, पर्यटक, बहुत सारे लोग जगह जगह से, दूर दूर स्थानों से आकर इस बात का निरीक्षण करते हैं, संग्रह करते हैं कि यहाँ से कौन कौन सी जानकारियों को प्राप्त किया जा सकता है। जैसे पर्यटक एक स्थान से कोई भी इतिहास का एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाया करता है, चाहे वह प्राचीन वस्तुएं हों, चाहे जो भी जब की निर्माण हुई वस्तुएं हों, वहाँ की वस्तुओं से वह इतिहास की जानकारी को निकालता है। ऐसा नहीं कि उच्च वर्ग के लोगों के लिए उच्च वर्ग की वस्तुओं या उच्च वर्ग के लोगों द्वारा ही इतिहास की जानकारी प्राप्त होती, सामान्य वर्ग के लोगों द्वारा भी इतिहास की जानकारी प्राप्त हुआ करती है। साथ में पर्यटन करने से एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाकर, चाहे वहाँ पे वस्तुओं को निरीक्षण करके, चाहे वह ताम्रपत्रों के माध्यम से, चाहे वह शिलालेखों के माध्यम से, चाहे घटित घटनाओं के माध्यम से इतिहास की जानकारी प्राप्त की जाती है। वह इतिहास के माध्यम से, इतिहास के पन्ने पर लिखकर लोगों को इस बात से अवगत कराया जाता है कि ऐसी घटनाएं या ऐसी वस्तुओं का निर्माण उस समय में हुआ था। जैसे अगर आप देखते हैं कि हड़प्पा या मोहनजोदड़ो से जो भी हमको वस्तुएं प्राप्त हुई हैं या जो भी शिलालेखों पे लिखी हुई चीज़ें प्राप्त हुई हैं या जो सड़कें प्राप्त हुई हैं, चाहे वह स्नानागार हो, चाहे वह अन्नागार हो, या किसी भी तरह की जो भी वस्तुओं का निर्माण होता है, प्राप्ति होती है और उससे अनुभव किया जाता है, वह इतिहास के पन्ने पे पर्यटक के माध्यम से उसका बोध कराया जाता है। और बच्चों, ये तो वस्तुओं से माध्यम हुआ और जगह जगह पे तरह तरह की घटनाएं घटित होती हैं।
आज कहीं पे युद्ध होते हैं, कहीं पे लड़ाइयाँ होती हैं, कहीं पे कुछ भी तरह की घटनाएं घटित होती हैं, उस समय भी उस प्रक्रिया में भी मानव को इतिहास से ज्ञान की प्राप्ति होती है। ऐसी प्रक्रिया में भ्रमण करके, पर्यटन करके जानकारी को निकालना एक इतिहास का अच्छा माध्यम हुआ करता है। तो बच्चों, इस माध्यम से जो सभी लोगों ने सीखा, इसके आगे की जो हेडिंग होगी आपकी, वह होगी उपयोगी इतिहास और विविध विषयों में हुए अनुसंधान। इतिहास और विविध विषय में जो खोज हुई उसके बारे में इसमें जानकारी दिया है। इतिहास का संबंध भूतकाल में घटित घटनाओं के साथ होता है। वर्तमान में दिखाई देने वाले मानव जीवन की ताना बाना घटित घटनाओं के कारण बुना जाता है। ये घटनाएं राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, विज्ञान, तकनीकी से हुई हैं। बच्चों, इतिहास का संबंध भूतकाल की घटनाओं से हुआ करता है। मानव के जीवन में जो भी भूतकाल में घटनाएं घटित होती हैं, ताना बाना उसको और थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के बनाकर ऐसे माध्यम से इतिहास के बारे में जानकारी लिखी जाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर देखेंगे, हम बाबर के बारे में अगर हम जानते हैं तो बाबर भी भारत देश में कैसे आया या कैसे किस तरह से युद्धों को किया, किस तरह से लड़ाइयों को लड़ा, ऐसे ताना बाना के इकट्ठा करके ऐसे इतिहास को बनाया जाता है या इतिहास को लिखा जाता है, दूसरे तक जानकारियाँ दी जाया करती हैं। ऐसी प्रक्रियाओं में घटनाओं के धर्म के प्रति, धार्मिक कार्यों में, जैसे लोगों ने कौन कौन से धर्मों को माना, किसने कैसे कैसे मंदिरों का निर्माण किया, कैसे कैसे चर्चों का निर्माण किया, ये सारी बातों को बताने की प्रक्रिया को अपनाया गया है। साथ साथ विज्ञान की तकनीक मानव के जीवन में जो भी जरूरत पड़ती गई, वैसे वैसे प्रक्रिया में मानव कुछ न कुछ चीज़ों को खोज करता गया, तो वह भी बीते हुए समय में इतिहास के पन्ने पे दर्ज की गई, वह भी एक इतिहास का रूप धारण की गई। विज्ञान की तकनीकी मानव के जीवन में ऐसी सारी वस्तुओं का निर्माण जैसे आज आप देख रहे हैं, ऐसी प्रक्रिया में नहीं हुआ करता था। धीरे धीरे मानव को खोज करते करते ऐसे आज इतिहास, जो चीज़ें पीछे छूटती जा रही हैं वह इतिहास होती जा रही है। जैसे रहट के माध्यम से किसान अपनी फसलों को सिंचाई किया करता था, आज पीछे छूट गई, वह आज एक इतिहास के रूप में दर्ज हो गई। तो इसी तरह से विज्ञान की जो तकनीकी थी, इसकी भी खोज करते करते मानव धीरे धीरे अपने कार्यों को आगे बढ़ाते हुए इस तरह से धीरे धीरे इतिहास की जागरूकता को उत्पन्न किया। ऐसी प्रक्रियाओं के सारी चीज़ों को जानने के लिए, इतिहास को जानने के लिए संक्षेप में लिखे हुए पन्नों के माध्यम से, लिखित माध्यम से लोग इतिहास की जानकारी प्राप्त करते हैं। विज्ञान तकनीकी में बच्चों, जैसा कि मैंने बताया कि पहले रहर या और तमाम माध्यमों के पुरवठ वगैरह से सिंचाई हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे तकनीकी बढ़ती गई, जो चीज़ें पीछे छूटती गई, आज तो पंपिंग सेट, ट्यूबवेल और तमाम तकनीकियाँ आने से, तमाम साधन सुविधाओं की खोज हो जाने से पीछे की जो बातें हैं वो इतिहास के पन्ने पे दर्ज हुई। इसी में से बच्चों, इसी में के माध्यम से आज सभी लोग पहला एक जो पढ़ेंगे दर्शन। दर्शन का मतलब होता है, जैसे हम लोग कहते हैं कि उनका दर्शन करने गए थे। दर्शन का तात्पर्य होता है किसी से साक्षात्कार मिलना या उनको देखना, चाहे वह मूर्तियाँ हों चाहे व्यक्ति हों। हम कभी कभी या हमेशा कहते हैं कि मूर्तियों का दर्शन करने गए, तो मूर्तियों का देखना और उसके बारे में साक्षात्कार उसके सामने प्रस्तुत होना, यह एक दर्शन की संज्ञा दी है। इसमें हम लोग जानेंगे बच्चों, इस हेडिंग के अंतर्गत दर्शन को
समझते हुए दर्शन जिस भाषा में व्यक्त हुआ है उस भाषा के इतिहास का भी उपयोग होता है। बराबर बच्चों, हमारा देश विविधता का देश है। ऐसा कहा जाता है कि कोस कोस पे पानी, सवा कोस पर वाणी। ऐसा नहीं कि जो इतिहास हम पढ़ रहे हैं हिंदी में लिखा हुआ है तो पूरा का पूरा इतिहास हिंदी में ही होगा, ऐसा नहीं है। जगह जगह पे भाषाओं में अंतराल पाया जाता है। अभी आप ही लोग कहीं हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, उड़िया, मलयालम तमाम भाषाओं का नाम सुनते हैं, तो वहाँ पे उन्हीं भाषाओं के माध्यम से, उन्हीं भाषाओं के स्थानीय भाषाओं के बारे में जानकारी को प्राप्त करके इतिहास की जागृति की जाती है या इतिहास को इतिहास के पन्ने पे दर्ज किया जाता है और लोगों तक पहुंचाया जाता है। तो ऐसे जगह जगह पे स्थानों पे जाके भाषा के माध्यम से पर्वतीय क्षेत्रों में जाकर पर्वतों के बारे में, शिलाओं के बारे में, नदियों, जंगलों, सड़कों, इमारतों के बारे में जगह जगह जाकर उसका साक्षात दर्शन पाकर उसको उसके सामने जाकर देखकर इतिहास की जानकारी लिखी जाती है। जैसे अभी तमाम आप लोगों को नाम सुनाई देते हैं किलों के बारे में, चाहे वह छत्रपति शिवाजी महाराज के किले हो रहा हो, चाहे वह अकबर, बाबर, शाहजहां, हुमायूं के शासनकाल के किले रहे हो, जाकर वहाँ पे देखना, साक्षात्कार उसको साक्षात उसका दर्शन करना, उसके बारे में जानकारी निकालना, ऐसी बातों को जानकर इतिहास को इतिहास के पन्ने पर दर्ज करना, यह आप लोगों तक यह जानकारी को पहुँचाना, यह एक दर्शन होता है। दर्शन के माध्यम से लोगों को इतिहास की जानकारी पहुँचाई जाती है। तो बच्चों, इसमें आज इतना ही। अब इसके बाद दर्शन के बाद हम लोग अगली हेडिंग पढ़ेंगे। अगली हेडिंग है विज्ञान। विज्ञान, साइंस, जो कि आज समाज में लोगों के मन में अच्छे अपना अस्तित्व बनाए हुआ है। आज हम लोग अब अगली हेडिंग विज्ञान के बारे में जानेंगे। आपके विज्ञान है, इन्होंने कहा है आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आविष्कार मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने और जिज्ञासा का प्रयास के परिणाम होते हैं। बच्चों, ऐसा कहा गया है कि आवश्यकता जो होती है वह आविष्कार की जननी होती है। मानव का जीवन पहिए से लकड़ी के शुरू हुआ, आज कितने आगे बढ़ चुका है। एक समय था मानव पहिए के बारे में नहीं जानता था। अब जैसा कि कहा गया है आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तो बच्चों मानव पहिए के बारे में नहीं जानता था। पहिए की आवश्यकता कैसे महसूस हुई, कैसे आविष्कार हुआ? एग्जाम्पल, मानव सामानों को पहले नदियों में पानी के सहारे बहाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाया करता था। तो उस समय मानव को ऐसा लगा कि हम अगर इस सामान को खींच कर कहीं ले जाना है तो इसमें पहिए का प्रयोग करें तो हो सकता है सामान को आसानी से ले जाया जा सके। तो वह जमीन पे, ऊंची जमीन से गोलाकार के लकड़ी को लुढ़कते हुए देखा तो उसमें छेद करके उसने पहिए का प्रयोग किया। तो मानव के जीवन में जो जो आवश्यकताएं हुआ करती हैं, जो जो जरूरत पड़ा करती है, वह उसकी खोज किया करता है। कोई चीज़ हम मान के न बैठ जाए कि यह चीज़ का निर्माण होगा। जैसे जैसे जिस चीज़ की जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे उस चीज़ को खोजा जाएगा। तो मानव के जीवन में आगे बढ़ने के लिए, आगे साधन सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए आवश्यकता ही
आविष्कार की जननी मानी गई। जो जो चीज़ें आज देखिए, अभी आवश्यकता हमको कोविड-19 कोरोना वायरस महामारी नामक बीमारी का दवा की जरूरत बीच में नहीं पड़ी। आज यह रोग सामने आया, यह महामारी सामने आई, तो उसकी औषध की जरूरत मानव को महसूस हुई। आज उसकी आवश्यकता हुई तो आविष्कार होना चालू हुआ। तो जितनी भी साधन सुविधाएं, जितने भी यंत्र, जितनी भी वस्तुओं को आप सभी लोग धरती पे या आसमान में उड़ते हुए देखते हैं, उसकी आवश्यकता थी। जब उसकी आवश्यकता पड़ी तब तक उसका आविष्कार हुआ। तो साइंस जो है, ऐसा नहीं कि वस्तुओं का ही निर्माण करता है। मानव के जीवन में औषधियों या और चीज़ों का खोज करके, उसकी आवश्यकता को समझ करके मानव को सामने लाकर उसकी सुविधाओं को उपलब्ध कराता है, उस कार्य को संपन्न कराता है और जीवन मानव का खुशहाल करने के लिए ऐसी ऐसी वस्तुओं का आराम के लिए निर्माण किया जाता है। तो धीरे धीरे बच्चों, मैंने बताया कि मानव का जीवन कलम से लिखने की प्रक्रिया नहीं चालू की, पहिए से लकड़ी के चालू हुआ। जैसे पहिए से लकड़ी की शुरुआत होती है, वैसे आज जैसे आप कलम से बैठे बैठे लिखते हैं, ऐसी प्रक्रिया नहीं थी। आवश्यकता धीरे धीरे बढ़ी तो मानव को पत्थरों पे लिखने का काम किया करता, उसमें समय ज़्यादा जाया करता। लेकिन धीरे धीरे समय का अभाव आते गया तो देखिए कैसे कैसे आविष्कार होते गए। तो कुल मिलाकर इसी तरह से मानव के जीवन में जो भी आवश्यकताएं पड़ती हैं, उसका आविष्कार हुआ करता है। ये विज्ञान के माध्यम से या विज्ञान के टेक्नोलॉजी के माध्यम से ऐसी प्रक्रिया जारी रहती है। बच्चों, अगली है हमारी हेडिंग है तकनीकी। तकनीकी के बारे में जानना, तकनीकी विज्ञान। कृषि उत्पादन, वस्तुएं का उत्पादन, स्थापत्य, अभियांत्रिकी आदि में होते गए। मानव की उत्क्रांति यात्रा में पत्थर के शस्त्र और औजार निर्माण करने से लेकर कृषि आदि। बच्चों, मैंने बताया कि जिस तरह से मानव के पास कोई साधन सुविधाएं नहीं थी, मानव को कोई आज के शस्त्रों का देखते हैं और उस समय के मानव के शस्त्र को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि तकनीकी कितना धीरे धीरे आगे बढ़ी। मानव का पहला हथियार और औजार क्या था? पत्थर के, लकड़ियों के, जानवरों के हड्डियों के द्वारा मानव हथियार और औजार का निर्माण किया करता था। 1 से 5 सेंटीमीटर की उनकी लंबाई हुआ करती थी। आज मानव ऐसे ऐसे शस्त्रों का तकनीकी के माध्यम से निर्माण कर ले गया है कि 1 मिनट में पूरा विश्व ध्वस्त हो सकता है। जगह पे बैठे बैठे बड़े बड़े वस्तुओं को गिरा सकता है, बड़े बड़े जानवरों को, बड़े बड़े चीज़ों को मार सकता है। ये क्या है? तकनीकी है। मैंने बताया कि पत्थरों का शस्त्र हुआ करता था, लेकिन आज तमाम परमाणु बम, शस्त्र, बंदूकें या ऐसी ऐसी वस्तुओं का निर्माण होते गया। यह तकनीकी के कारण कि मानव का जीवन आज बहुत ही आगे बढ़ता गया। चाहे वह स्थापत्य कलाओं में देखिए या चाहे अभियांत्रिकी देखिए, चाहे कृषि उत्पादन की प्रक्रिया देखिए। कृषि उत्पादन के लिए बच्चों, मानव कृषि उत्पादन में वह छोटे मोटे हलों का उपयोग किया करता था। आज तो ऐसे ऐसे तकनीकी आ गई है, ऐसे ऐसे यंत्र आ गए हैं जहाँ 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन काम करने में लगा करते थे, वहाँ 1 घंटे में किसान के काम होते जा रहे हैं। इससे लाभ क्या होते जा रहा है? जब 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन जो काम करने में लगते थे, तो उस समय
उनकी उतना उत्पादन नहीं हुआ करता था। लेकिन आज तकनीकी को बढ़ने के नाते किसान को भी सुविधा हुई है, आसानी से उसके काम हो जाया कर रहे हैं। काम होने के साथ साथ उत्पादन में वृद्धि हुई है, लोगों को खाद्यान्न सामग्रियों की पूर्ति हो रही है और कृषि कार्य में उत्पादन के साथ साथ ऐसी सारी तमाम औषधियाँ वगैरह का उपयोग किया जा रहा है जो कि बिना सीजन का आप वस्तुओं को या अनाजों को देखते हैं, पाते हैं, खाते हैं। तो ऐसी प्रक्रिया में बच्चों कृषि कार्य के लिए या किसी भी कार्य के लिए तकनीकी वरदान हुई है। तकनीकी भी कृषि के ही नहीं, पहले मानव पैदल चला करता था, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए घोड़े, गधे, खच्चर, ऊंट का उपयोग किया करता था। लेकिन तकनीकी बढ़ने के नाते आज वही मानव जहाँ 2 दिन 4 घंटे 8 घंटे में पहुँचता था, वहीं 1 घंटे में जाकर अपने सारे कार्यों को पूरा कर ले रहा है या उस रास्ते को, सफ़र को तय कर ले रहा है। एग्जाम्पल देखिए, अभी महामारी के कारण तकनीकी वाले यंत्र बंद कर दिए गए थे। हवाई जहाज, रेलगाड़ियाँ एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना बंद हो गई थी। मानव जहाँ पे था फिर पुराने प्रक्रिया परंपरा में चल निकला था। आप लोग देखे होंगे, लोग भूखों से, प्यासे प्रताड़ित होकर अपने स्थान से दूसरे स्थान के तरफ पलायन कर रहे थे। तो उस समय जो स्थिति थी एकदम पुरानी पारंपरिक आ चुकी थी, लेकिन तकनीकी के कारण मानव को ये सारे साधन सुविधाएं आज प्राप्त हो रही हैं। बच्चों, इस तकनीकी विज्ञान के बाद आप लोग पढ़ेंगे उद्योग धंधे और व्यापार। बच्चों, उद्योग धंधों और व्यापार के कारण मानवीय समाज के बीच पारस्परिक व्यवहार का क्षेत्र फैल जाता है। बाजार और व्यापार का स्वरूप बदल गया है, मानवीय रिश्तों का स्वरूप बदल जाता है। बच्चों, एक समय था, आप लोग इतिहास में सुने होंगे कि लोग काफिला बनाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर वस्तुओं को बेचने, खरीदने का काम किया करते थे या उद्योग धंधे को या व्यापार को लगाया करते थे। लेकिन विज्ञान की टेक्नोलॉजी बढ़ने के नाते मानव के जीवन में, व्यवहार में, बाजार व्यापार में सब कुछ परिवर्तन आया। अभी तो देखिए, मानव व्यापार करने के लिए, भाव को पता करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाके बाजारों में, मंडियों में, मार्केटों में पता किया करता था। जहाँ पे उसको लाभ प्राप्ति होती थी वहीं पे सामान को ले जाके बेचा करता था। लेकिन आज तकनीकी बढ़ने के कारण समाज, संसार में बदलाव आने के नाते एक स्थान पे बैठे बैठे पूरे विश्व के बाजारों को पता कर ले रहा है, कहाँ पे कौन से भाव में कौन से वस्तु क्रय विक्रय हो रहा है। तो ऐसे जगहों पर ले जाके अपने व्यापार को, उद्योग धंधे को लगाकर अधिक से अधिक लाभ को कमा रहा है। लेकिन बच्चों, ये चीज़ जहाँ पे लाभदायक होती है वहीं पे वो हानिकारक भी थोड़ा सा दिखाई देती है। मैंने बताया कि व्यापार करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पे अपना व्यवहार लोग स्थापित करते थे। लेकिन उसी तरह से धीरे धीरे जब ऐसी सुविधा आई तो मानव का जो है व्यवहार में भी परिवर्तन आने लगा। उसमें व्यवहार, बाजार और व्यापार में स्वरूप बदल गया, मानव के जीवन के रिश्ते भी बदलने लगे। जैसा कि मैंने बताया कि मानव के व्यवहार में परिवर्तन आया, व्यापार में, उसी तरह से मानव के जीवन में, रिश्ते में भी बदलाव आने लगा। बदलाव का तात्पर्य क्या हुआ कि एक जगह पे बैठे बैठे रुक कर मानव
क्या करता था, अपने सामानों को अपने लोगों के हालचाल या बातों के बारे में जान लिया करता था। लेकिन आज उस समय मानव एक दूसरे के घर पे जाकर हालचाल लेना, घंटे 2 घंटे उसके पास बैठना, उसके परिवार या लोगों के दुखों दर्दों सुखों को जानना। लेकिन तकनीकी बढ़ने के नाते आज मानव कभी नहीं जाता है, हालचाल लोग रोज लिया करते हैं। तो मानवीय जीवन में रिश्तों में भी बदलाव आया है। रिश्तों में कुछ बदलाव तो स्वार्थ, द्वेष, ईर्ष्या भर भी आ गए हैं। मानव के रिश्तों को मानव को पहचान नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर साधन सुविधाओं की पूर्ति, साथ में ईर्ष्या भी हो जाने के कारण मानव रिश्तों को खत्म करते जा रहा है। केवल स्वार्थी संसार, स्वार्थी व्यक्ति होते जा रहा है। तो बच्चों, इस प्रक्रिया में इतनी बातों को जानने के बाद हम लोग अगली हेडिंग जानेंगे, प्रबंधन विज्ञान। बच्चों, सामाजिक और आर्थिक संस्थाओं का भी इतिहास है। वर्तमान समय में प्रबंधन करना सरल है। प्रबंधन विज्ञान, प्रबंधन माने व्यवस्थापन, देख रेख। आज चाहे वह सामाजिक हो चाहे आर्थिक संस्थाएं। सामाजिक का मतलब अगर आज लोग कोई भी व्यक्ति एक जगह पे बैठकर समाज की सेवा कर रहा है, समाज में होने वाली बुराइयों के प्रति कार्य को कर रहा है, तो वह भी एक साइंस के माध्यम से प्रबंधन कर रहा है। जैसे जगह जगह पे लोग मतदान नोंदणी का काम करते हैं, समाज में होने वाली बुराइयों के बारे में कार्य को करते हैं, तो ऐसी प्रक्रिया सरल हो गई विज्ञान टेक्नोलॉजी के माध्यम से। तो प्रबंधन भी करना, विज्ञान का सहारा लेना आसान हो गया। यह एक आज अभी आप लोगों के क्लास में जगह जगह जाते होंगे, देखते होंगे कैमरे लगाए जाते हैं। तो विज्ञान प्रबंधन का ही देन है कि कोई भी काम सरलतापूर्वक हो रहा है। आर्थिक कारणों में भी, लोगों की आमदनी बढ़ाने में भी विज्ञान का भी अधिक योगदान है। यंत्रों का आविष्कार हो जाने से, यंत्रों की प्रक्रिया को आरंभ हो जाने से मानव अधिक वस्तुओं का उत्पादन कर रहा है और अधिक से अधिक लाभों की प्राप्ति कर रहा है। ऐसे लाभ को प्राप्त करके वह जो है साइंस का सहारा लेके, विज्ञान का सहारा लेके अपनी जो है आमदनी, आय को बढ़ा रहा है। बच्चों, इसी क्रम में विज्ञान प्रबंधन के बाद आप लोगों की अगली हेडिंग है कला। किसी भी कला की अभिव्यक्ति को सांस्कृतिक इतिहास के अध्ययन से समझा जाता है। बच्चों, आप लोगों को कलाओं के बारे में सुना होगा। हस्तकला भी होती है, चित्र भी कला भी होती है, शिल्प भी कला होती है। तो कलाओं के माध्यम से मानव अच्छे अच्छे वस्तुओं का निर्माण करता है। जैसे चित्रकारी वगैरह पहले शिलाओं पे की जाती थी, आज कागजों पे देखिए विज्ञान बढ़ने के नाते कैसे अच्छे चित्रों का निर्माण किया जा रहा है पेंटर के माध्यम से। तो कला जो होती है मानव की, यह भी एक प्रगति और विकास का एक स्टेप होता है। जैसे जैसे तकनीकी बढ़ती गई, विज्ञान का विस्तार बढ़ते गया, वैसे कला की भी प्रक्रिया बढ़ती गई। जैसे कला के माध्यम से मिट्टी के बर्तन लोग बनाया करते थे, वह भी एक कला थी। आज देखिए उसका पलायन होते जा रहा है, क्योंकि उसमें मेहनत अधिक हुआ करती थी। लाभदायक तो होती थी लेकिन मेहनत अधिक हुआ करती। आज उसको मानव पीछे छोड़ते चला जा रहा है। नए नए तकनीकी माध्यम से, कलाओं के माध्यम से अपना व्यवसाय, उद्योग धंधे, आर्थिक सुविधा को बढ़ाने के लिए वह नए नए कलाओं का उपयोग कर रहा है। चाहे वह सांस्कृतिक हो, चाहे नाट्य हो, कोई भी हो। आज सांस्कृतिक देखिए, अभी आप लोगों ने एक बिना चलती फिरती बोलती हुई फिल्मों का नाम सुने होंगे,
आज आप लोगों को अचरज लगता होगा कि ये फिल्म कैसे लोग देखा करते थे, लेकिन वही कला धीरे धीरे विस्तार कर होती गई। आज चलता फिरता बोलता हुआ चित्र आप लोगों के सामने टेलीविज़न के माध्यम से, सिनेमा के माध्यम से या और किसी माध्यम से प्रसारित किया जाता है, प्रसारण किया जाता है। यह कलाओं की प्रक्रिया हुआ करती है। बराबर बच्चों, इसके आगे आप लोगों की अगली हेडिंग है मानव विज्ञान शाखा। मानव में मान ली जाने वाली ज्ञान क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। मान ली जाने वाला ज्ञान की शाखा भाग कौन सा है? विश्व की उत्पत्ति से संबंधित कथाएं, देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किए गए अनुष्ठान आदि। विश्व की मानव की जब उत्पत्ति हुई बच्चों, मानव सदैव से ही उत्पत्ति जब हुई तब से ही पूजा पाठ अपने धर्मों के अनुसार, अपने पूर्वजों के अनुसार किसी न किसी वस्तुओं को पूजता चला आया है। लेकिन यह मान लिया है कि ऐसा करने से हमारे जीवन में ऐसी भलाइयाँ, ऐसे काम हो सकते हैं। देवी देवताओं की देखिए पूजा हुआ करती है, वृक्षों की पूजा हुआ करती है, नदियों की पूजा हुआ करती है। तो मानव इस बात को मान लिया है कि इस तरह से करने से मानव के जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति हो सकती है। इस बात को मानकर आगे बढ़ता है। बच्चों, आज मानव देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए माला, फूल, अगरबत्ती, मिठाइयाँ को चढ़ाया करता है और साथ साथ अपने माने हुए बातों के अनुसार कहीं कहीं पे भेड़ बकरियों का भी बलिदान दिया जाता है। तो ऐसी प्रक्रिया आज से नहीं, बहुत पहले से लोगों के माध्यम से चली आ रही है। तो यह मान ली जाने वाली ज्ञान के आगे भाग है। यह आपको माता पिता, लोगों द्वारा, पूर्वजों द्वारा यह देखकर सीखने का अवसर मिलता है। इससे हम सीखकर आगे बढ़ने का काम करते हैं। आगे बढ़कर मानव के जीवन में जो भी प्रक्रियाएं, क्रियाकलाप हैं उसको पूरा करते हैं। तो बच्चों, इस पाठ में आज इस वीडियो को आप लोग ध्यान से सुनिएगा और जो आप लोगों को इस वीडियो में डाउट लगे, ये चीज़ सर ने जो बताया हमको, तो बेधड़क बेहिचक हमसे पूछिएगा। इस वीडियो में आज इतना ही। अगले वीडियो के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद।